बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स 2024 न्यू बुक चैप्टर नंबर 21 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स, इसका पार्ट जो है वो 18 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। हिस्टेरेसिस क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ट्रांसफार्मर से इसका क्या ताल्लुक़ है, ये सब कुछ पिछली वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्टेरेसिस लूप। वैसे इसकी पूरी हेडिंग तो बहुत बड़ी है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है सिंथेसिस ऑफ हिस्टेरेसिस लूप बिटवीन मैग्नेटाइजिंग करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि तैयारी, सिंथेसिस, बनाना। हिस्टेरेसिस लूप जो है वो आपको बनाना है दो चीज़ों के दरमियान का। ये दो चीज़ें कौन कौन सी है जिनके दरमियान का ये हिस्टेरेसिस लूप आपको बनाना है? एक है मैग्नेटाइजिंग करंट, जिसको हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी है। और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैग्नेटाइजिंग पावर है या मैग्नेटाइजेशन है मटेरियल की, ठीक है। तो इसको एक लूप की मदद से हम रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें जो है ये हमारा आज का टॉपिक है। हिस्टेरेसिस का ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने हिस्टेरेसिस लॉस को डिस्कस किया था, ये हिस्टेरेसिस लूप है, ठीक है भाई। इसके बाद एक टॉपिक हिस्टेरेसिस का और है, वो हो जाएगा तो ये चैप्टर ही आपका तमाम हो जाएगा। फिर एमसीक्यूज़ की तरफ चलेंगे, एग्जाम्पल्स की तरफ चलेंगे, वर्कड एग्जाम्पल्स की तरफ। तो ये हमारे पास है हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस लूप, ये दूसरा टॉपिक है। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर देखें, लिंक शो हो जाएगा पिछली वीडियो का, ठीक है। और अगला पार्ट अगर आपको देखना है तो वीडियो के एंड में इसी स्क्रीन के ऊपर आपको अगला पार्ट जो है वो मिल जाएगा। लेकिन वही बात मैं समझाता हूँ कि प्लेलिस्ट में जाए बगैर आपका मसला हल नहीं होगा। प्लेलिस्ट में कैसे पहुँचेंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर आप क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, आपके सामने सारी प्लेलिस्ट जो है वो आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए, पिछली सारी वीडियोस मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 21 जो अभी एंड होने वाला है, ठीक है भाई। इसके अलावा 12 केमिस्ट्री, उसकी भी प्लेलिस्ट होगी। 12 केमिस्ट्री कंप्लीट बुक, न्यू बुक मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ। पूरे के पूरे 13 चैप्टर, 13 चैप्टर्स बना के, प्लस वहाँ उसमें एक ग्रैंड टेस्ट भी है 2 घंटे का लगभग। ऑर्गेनिक नॉमनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमनक्लेचर, जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सब के सब, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कीटोन्स वगैरह, सब पूरा ग्रैंड टेस्ट है उसका। उस टेस्ट को अटेम्प्ट करें, बार बार अटेम्प्ट करें, उसी में मैंने सोल्यूशन भी बताएं, तो आपकी बहुत अच्छे से ग्रिप हो जाएगी। किसके ऊपर? नॉमनक्लेचर्स के ऊपर, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नहीं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमनक्लेचर, उसकी अलग वीडियो है, ठीक है भाई। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट होगी। 11th केमिस्ट्री भी कंप्लीट बुक बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी है, वो चल रही है अभी, और भी बहुत सारी ये हैं। तो बहरहाल हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये हिस्टेरेसिस लूप जो है ये क्या है? हिस्टेरेसिस का बुनियादी कॉन्सेप्ट आप समझ लें। उसकी तरफ जाने से पहले, सबसे पहले, क्योंकि हम पहले कॉन्सेप्ट लेते हैं, कॉन्सेप्ट लेने के बाद फिर नोट्स की तरफ चलते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट जो है पहले आप वो ले लें, ये हिस्टेरेसिस लूप है क्या। लेकिन उससे पहले लूप को समझ लें, ये लूप क्या है? हिस्टेरेसिस लूप। आप ये लूप को समझ लें कि ये लूप क्या है। मैं कहता हूँ कि छोटे बच्चों को ही ग्राफ पे काम करना सिखाना आना चाहिए। आप क्यों परेशान रहते हैं? आपकी परेशानी की वजह क्या है कि ये ग्राफ जो बना हुआ है ना, ये आपको समझ में ही नहीं आता कि इसमें बात क्या की गई है। इसको समझ लें, ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जो ग्राफ है, ये और ये, क्योंकि ये हिस्टेरेसिस लूप बेसिकली एक ग्राफ ही है, अजीब सी शक्ल का है, पत्ते जैसी शक्ल का, जो कि आपको मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन दोनों बता रहा है। लेकिन आप पहले ज़रा ये बुनियादी बेसिक चीज़ अपनी समझ लें कि ये ग्राफ होता क्या है, आपको क्या बताता है। ये ग्राफ आपको दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन बताता है, ताल्लुक़ बताता है। समझ में आ गई बात आपको? मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो ग्राफ है हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। इसको आप एक्स एक्सिस भी कहते हैं, इसको वाई एक्सिस भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक शॉप है,
शॉप ए, सर्दियां आ गई हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये शॉप जो है विंटर कलेक्शन बेच रही है, सर्दियों के मलबूसात या कपड़े बेच रही है। अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी सेल भी बढ़ जाएगी, सेल भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स में सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये तो ज़ीरो होता है, यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहलाता है। यहाँ पर ये सेल जो है ये 100 रुपीज़ सेल हुई, 200 रुपीज़ सेल हुई, 300 रुपीज़ सेल हुई, 400 रुपीज़ सेल हुई, 500 रुपीज़ सेल हुई, 600 रुपीज़ सेल हुई। और सर्दी जो है वो भी बढ़ रही है। ये वर्टिकल एक्सिस जो है ये सर्दी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोल्डनेस को, कोल्डनेस ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका टेम्परेचर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, माइनस में टेम्परेचर ले लेते हैं कि ज़ीरो टेम्परेचर है, उसके बाद जो है ये -1 हो गया है, ये -2 हो गया है, ये -3 हो गया है, ये -4 हो गया है, ये -5 हो गया है, ये -6 हो गया, ये -7 हो गया। अब देखें यहाँ पर कोल्डनेस और सेल का ताल्लुक, कॉमन सेंस हमारा यही कहता है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी विंटर कलेक्शन जो शॉप ए की है वो सेल बढ़ती चली जाएगी। ऐसा ही है, इसी ताल्लुक को कि ये जो हमारी सर्दी बढ़ रही है इससे विंटर कलेक्शन की सेल बढ़ रही है, इस सर्दी और सेल का जो ताल्लुक है इसको मैं यहाँ पर एक ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करूँगा। ये देखें यहाँ पर, ये रहा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है बेसिकली ग्राफ। अब इसमें कोई भी एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ, वो एक पॉइंट आपको दोनों की कंडीशन बताएगा। मिसाल के तौर पर ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये इस पॉइंट पे हम देखना चाहते हैं कि अभी क्या हालत है। तो इस पॉइंट से आप दो लाइनें निकालेंगे, एक लाइन नीचे जाएगी जो हॉरिजॉन्टल को टच करेगी, इसको जो सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। दूसरी लाइन जो है वो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेगी, ये। मतलब ये जो डाउनवर्ड आपको बता रहा, मतलब इस पॉइंट पर सेल की और सर्दी की क्या पोजीशन है, इनका ताल्लुक क्या है आपस में। ये बता रहा है कि सेल जो है वो 300 रुपीज़ हो गई है, जबकि इसी पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है -3। तो -3 टेम्परेचर के ऊपर सेल कितनी हो गई है 300। अब यहाँ पर देखिए, ये देखें ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है ग्राफ। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ इसको तो ये 500 पे आ रहा है, और इसी पॉइंट से, पॉइंट को, ये पॉइंट है, इसी पॉइंट से आप यहाँ पर आएंगे कि 500 सेल हो गई है, इस पॉइंट पर 500 रुपीज़ सेल हुई है, सेल बढ़ गई है। तो ज़रा चेक करें टेम्परेचर क्या होगा। तो ये देखिए, ये टेम्परेचर देखा आपने, -5 टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ना तो खैर गलत है, इसको हम सर्दी के लिए कहते हैं घट रहा है। तो टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसी तरह से आप समझ लें। तो क्या हो रहा है, सेल भी बढ़ रही है। इसी तरह यहाँ पर देखें, आप इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट पर क्या पोजीशन है इस ग्राफ की। तो ये 100 रुपीज़ सेल है, उस वक्त टेम्परेचर कितना है -1। आपने देखा, इस एक ग्राफ की मदद से मैंने क्या किया है, मैंने सर्दी और सेल का ताल्लुक बताया कि सर्दी बढ़ रही है तो सेल भी बढ़ रही है। ये शॉप ए की सिचुएशन है। इसी ग्राफ को जो मैंने अभी यूं बनाया है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इसको मैं थोड़ा सा अगर टेढ़ा करके बना देता हूँ, थोड़ा सा अगर मैं टेढ़ा करके बना देता हूँ, तो यहाँ पर इसको देखें, मैं इस तरह से बना देता हूँ। दोनों ग्राफ की पोजीशन आप देख लें। ये शॉप बी है, शॉप बी है, ये शॉप बी है। इसका ग्राफ देखें कि ये जो है वो ये पोजीशन, इसके ग्राफ की ये पोजीशन। अब आप देखें यहाँ से इस पोजीशन के ऊपर, ये देखें ग्राफ कैसा बना है, ये कर्व ग्राफ है इसका, ये शॉप बी का। ये बेचारा जो है शॉप बी वाला ये परेशान है, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो टेम्परेचर मिसाल के तौर पर -5 है। अब मैं ये वैल्यूज़ नहीं बना रहा, ठीक है ना। और इस पॉइंट के ऊपर सेल कितनी है 200 रुपीज़, मिसाल के तौर पर 300 रुपीज़, 300 रुपीज़। मतलब ये शॉप बी वाला जो है वो परेशान है, वो बोल रहा है कि यार सर्दी तो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन मेरी सेल जो है, मेरी सेल ज़्यादा नहीं बढ़ रही एज़ कम्पेयर टू दिस। आप फ़र्क देख रहे हैं, ये ग्राफ देखें और ये ग्राफ देखें,
समझ में आ गई बात कि इस पॉइंट पर सर्दी कहाँ आ गई, -5 पे आ गई, लेकिन सेल इसकी कितनी है, 300 रुपये कम है सेल एज कम्पेयर टू दिस। सेल बढ़ तो रही है सर्दी के बढ़ने से, बढ़ तो रही है, और इस पॉइंट पे देखें तो, इस पॉइंट पे देखें तो ये -3 मिसाल के तौर पर है, -3, और नीचे लेके आए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना है 100 रुपीज़। यानी कि इस पॉइंट पे अगर इस ग्राफ को देखें तो 100 रुपीज़ सेल हुई है, टेम्परेचर कहाँ चला गया, -3 पे। तो यहाँ पर भी बढ़ तो रही है, सर्दी बढ़ने पर सेल बढ़ तो रही है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं बढ़ रही। क्या बता रहा है आपको ये ग्राफ, आपको ताल्लुक बता रहा है कि भाई एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी किस हिसाब से बढ़ रही है। हो सकता है एक चीज़ ए सही बढ़ रही हो तो दूसरी भी उसी हिसाब से सही बढ़ रही हो, जैसे कि इसमें बराबर वाला मामला है। ये वाला शॉप 1 वाला बड़ा खुश है भाई, लेकिन शॉप बी वाला जो है वो इतना खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का ग्राफ बता रहा है कि सर्दी बढ़ रही है इस पॉइंट के ऊपर। ये जो ग्राफ है ये वाला इस पॉइंट पे कि सर्दी -5 पे आ गई, लेकिन सेल इतनी नहीं बढ़ी है शॉप बी वाले का। तो ओवरऑल मैं आपको ये ग्राफ को अंडरस्टैंड करना सिखा रहा हूँ। वजह क्यों है, क्यों सिखा रहा हूँ भाई? क्योंकि हिस्टेरेसिस लूप जो है, ये लूप असल में ग्राफ ही है। ये लूप क्या है? ये ग्राफ है। आपने देखा ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये कर्व्ड ग्राफ है। कर्व समझते हैं ना, घूमा हुआ, ये कर्व्ड है ऐसे। और ये जो लूप है ये बंद होता है, क्लोज्ड कर्व्ड, क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व होगा। ऐसे नज़र आ रही होगी पिक्चर आपको, ये इस तरह का होगा, ये इस तरह का, ये यूं यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ऐसे पत्ते की तरह का, ऐसे होगा। और दूसरा इसमें फ़र्क क्या है कि ये यहाँ पे भी जाएगा, ये यहाँ पे भी जाएगा। ये जो हमारे पास हिस्टेरेसिस लूप है, तो ये ग्राफ दूसरी किस्म का होगा थोड़ा सा। बहरहाल पूरी डिटेल तो मैं आपको नहीं समझा पाऊँगा, ठीक है, मोटी मोटी बातें ही सिर्फ समझाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि पूरी डिटेल अगर मैं इस ग्राफ की तरफ गया ना तो फिर बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। इसलिए अभी आपको हिस्टेरेसिस का भी क्विक रिव्यू कराना है कि हिस्टेरेसिस क्या है। इसके लिए क्विक रिव्यू दोबारा जो है हम ट्रांसफार्मर की तरफ चलेंगे, ज़रा उसको पहले समझ लें, फिर ये हिस्टेरेसिस लूप को जो है हम समझेंगे। ट्रांसफार्मर बाहर से जैसा आपको नज़र आ रहा होता है, आप उसको अंदर से खोल के देखेंगे तो आपको 2 तारों के गुच्छे नज़र आएंगे। एक ये कॉइल है, इसको कॉइल कहते हैं, तारों का गुच्छा, गोल गोल गोल। तो एक ये कॉइल है, दूसरी ये कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है। इस कॉइल के साथ तार अटैच हुई हुई है, जिससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें जा रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इस कॉइल के अंदर जा रहा है, इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इस कॉइल के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट हो रही है इसके साथ, दूसरी कॉइल के साथ। जैसे ही ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट होगी इस कॉइल के साथ, इस कॉइल में क्या होगा, इस कॉइल में भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। दोनों में फ़र्क देख लीजिए आप। इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट आप तार की मदद से लाए हैं, लेकिन इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट जो आया वो तार की मदद से नहीं आया, बल्कि इलेक्ट्रिक करंट जो तार की मदद से गया है इस कॉइल के अंदर, तो इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन गई है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है इंटरैक्ट हुई है इस वाली कॉइल के साथ, और इसी की प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड ने इंड्यूस किया है इलेक्ट्रिक करंट को इस दूसरी वाली कॉइल के अंदर। वजह क्या है? वजह मैग्नेटाइजेशन है। ये जो कॉइल बनी हुई है ये कोई आम चीज़ की कॉइल नहीं है, बल्कि ये मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल का कॉन्सेप्ट मैं पिछली वीडियो में तफसील से बता चुका हूँ कि ये फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होता है। हमारे पास मटेरियल की 4 किस्में होती हैं। ये न्यूट्रल है, ये जो प्लास्टिक आपको नज़र आ रहा है ये भी एक मटेरियल है, ये मैग्नेटिक नहीं है। दूसरे मटेरियल कौन से होते हैं? आयरन, ये मैग्नेटिक मटेरियल है। आयरन की ही तरह के कुछ और भी दूसरे तीसरे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल को हमने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल और डाया मैग्नेटिक मटेरियल। फेरो और पैरा ये दोनों मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, रिएक्ट करते हैं मैग्नेट की तरफ, और
मैग्नेट की वजह से इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में और पैरामैग्नेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द क्या चीज़ पैदा हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तीसरी जो कैटेगरी है हमारे पास वो डायामैग्नेटिक की है, डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो ये 3 कैटेगरीज हैं मैग्नेटिक मटेरियल की, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से। पैरामैग्नेटिक मटेरियल असरअंदाज होता तो है लेकिन इतना अच्छा नहीं होता, जबकि डायामैग्नेटिक मटेरियल उल्टा ही काम करता है कि वो मैग्नेट असर तो पड़ता है उसके ऊपर भी मैग्नेट का, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड का असर तो पड़ता है, लेकिन उल्टा पड़ता है कि वो डायामैग्नेटिक मटेरियल दूर भागता है मैग्नेट से, ना कि नज़दीक आता है। तो बहरहाल ये जो हमारे पास कॉइल है ये कौन सी है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, सॉरी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ये कॉइल बनी हुई। तो इस कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटरेक्ट हो रही है इसके साथ, उसकी वजह से इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली इसके इर्द गिर्द भी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड जो तारों के गिर्द जनरेट हुई है, इससे ये तारों के गुच्छे, ये कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल बन क्या गए हैं पता है आपको, ये मैग्नेट बन गए हैं। जी बिल्कुल, ये मैग्नेट हैं, अभी ये मैग्नेट हैं, लेकिन ये मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों ये मैग्नेट बन गए, मैग्नेटिक फील्ड किसके गिर्द जनरेट होती है भाई, मैग्नेट के गिर्द। एक मैग्नेट जिससे आप बचपन से खेलते रहें, तो ये जो कॉइल है अब ये क्योंकि इसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड बन गई है तो ये एक मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट बन चुका है। दोनों का फर्क भी समझ में आ गया। अब दूसरी तीसरी बात समझ लीजिए, यहाँ पर मैग्नेटाइज कर रहा है, मैग्नेटाइज कर रहा है कौन, ये वाला मैग्नेट। किसको मैग्नेटाइज कर रहा है, इसको मैग्नेटाइज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुन लें कि ये मैग्नेट जो है, ये जो प्राइमरी कॉइल है, ये मैग्नेटाइज कर रहा है इसको, मतलब ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है, अप्लाइड, जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल H से। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस होगी, इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल B से। तो साबित हुआ कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है, सेकेंडरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो डिपेंड कर रही है प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, जिसको हम कह रहे हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गई बात। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड आप कम करेंगे तो इसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, इसकी मैग्नेटाइजेशन पे भी फ़र्क पड़ेगा। ये भी क्या है, ये भी देख लें, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। ये भी क्या है, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। ये जो मटेरियल है, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, जिसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मटेरियल क्या है, ये कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल, ये कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल। तो इस सेकेंडरी कॉइल जो कि अब मैग्नेट बन चुकी है, इसकी मैग्नेटाइजेशन जो है, जिसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो डिपेंड कर रही है इस प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, जिसको हम कह रहे हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और जिसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल H से। और ये H जो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, गड़बड़ मत कीजिएगा, ये H अभी नोट्स बनवाऊंगा इसके, ये H अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इसकी, ये अगर कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इस कॉइल की, इस मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन भी कम हो जाएगी। और अगर ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो क्या होगा, ये जो दूसरी वाली कॉइल है, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है, इसकी मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ेगी, इसकी बी की वैल्यू भी बढ़ेगी। समझ आ गई बात। अब एक तरफ H हो गया जो कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरा B हो गया,
जो कि मैग्नेटाइजेशन है इस मटेरियल की। ये जो हिस्टेरेसिस लूप है ना, इसमें हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन इन दोनों का ताल्लुक देखेंगे। क्या कहा मैंने? ये जो हिस्टेरेसिस लूप है, ये जो ग्राफ है इसी तरह का, इसी ग्राफ के अंदर हम, ग्राफ का याद है ना, मैंने शुरू में ही समझाया कि ग्राफ दो चीज़ों का ताल्लुक बता रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जिसको H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरी मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल जिसको हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ये आ गया B। समझ आ गई बात? हमें ये देखना है कि ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है इसकी अगर ये बढ़ेगी तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगी। अब ये H और उसके आगे मैं लिख देता हूँ, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ पूरा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बहरहाल आपको? ये टू द पॉइंट बात है। अब ज़रा इसका ग्राफ आप समझ लें। तो दो चीज़ों का ताल्लुक देख रहे हो, किसका? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से ये जो दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल है इसकी मैग्नेटाइजेशन बढ़ रही है, और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड घटने से इसकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो घट रही है। तो ये काम तो हो रहा है, बिल्कुल हम समझ गए, आपकी बात समझ गए सर, कि इस कॉइल की अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगी। दो वर्ड को ध्यान में रख लें, मैग्नेटाइजेशन, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो इसकी मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगी। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड घटेगी तो इसकी मैग्नेटाइजेशन घटेगी। लेकिन क्या बराबरी का मामला हो रहा है? मिसाल के तौर पर अगर मैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, इसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, इसको मैं बढ़ाता हूँ, मैं 6 से 8 पे लेके जाता हूँ, 6 से 8 पे लेके जाता हूँ, तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो भी बढ़ेगी, वो भी 6 से 8 पे जाएगी, 6 से 8 पे चली जाएगी। तो यहाँ तो मामला बिल्कुल बराबर है। ध्यान से देखिए, यहाँ तो मामला बिल्कुल बराबर है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को आपने बढ़ाया, 6 से 8 किया, तो मैग्नेटाइजेशन जो है इसके अंदर वो भी 6 से 8 हो गई, बराबर है मामला। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइज करना। इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटाइज करना। ये आपने मैग्नेटाइज किया है। अब डीमैग्नेटाइज, इसमें देखें, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को आप कम कर रहे हैं, आप 8 से आप 6 पे लेके आ रहे हैं, 8 से आप 6 पे लेके आ रहे हैं। तो ये जो हमारी मैग्नेटाइजेशन है इसके अंदर, क्या वो भी कम होके 8 से 6 पर आ रही है? नहीं। यही तो प्रॉब्लम है कि जितना अमाउंट आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ा रहे हैं उतना अमाउंट मैग्नेटाइजेशन का बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप घटा रहे हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, 8 से 6 कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैग्नेटाइजेशन घट नहीं रही, बल्कि 8 के बजाय ये 7 पे आ जाती है। 8 के बजाय ये 7 पे आ जाती है। 8 के बजाय ये 7 पे आ जाती है। अब आप ये सोच रहे हैं कि यार बढ़ाने पे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने पे, 6 से 8 करने पे मैग्नेटाइजेशन जो है वो 6 से 8 हो रही है, लेकिन घटाने पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को 8 से 6 करने पे मैग्नेटाइजेशन जो है वो 8 से 6 नहीं हो रही, 8 से 7 हो रही है। एक का फर्क आ रहा है। ये क्या है? यही है हिस्टेरेसिस लॉस। ये वो लॉस है, ये लॉस है। क्या लॉस है ये इसको हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। और इसी हिस्टेरेसिस लॉस को हम एनर्जी लॉस भी कहते हैं, एनर्जी लॉस भी कहते हैं, एनर्जी लॉस भी कहते हैं। और इस सारे प्रोसेस को हम दो नाम देते हैं,
हम कहते हैं मैग्नेटाइज करना। जब मैं मैग्नेटाइज का वर्ड इस्तेमाल करूं तो याद रखिएगा ये वाला प्रोसेस हो रहा है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मैग्नेटाइजेशन बढ़ रही है। और जब मैं डीमैग्नेटाइज कहूँ मैं, तो समझ जाइए कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड घट रही है और मैग्नेटाइजेशन भी घट रही है, लेकिन कम जो हो रही है वो उस हिसाब से नहीं हो रही जिस हिसाब से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हो रही है। फ़र्क आ रहा है, देखिए समझ आ गई बात आपको। ये क्या है, ये लॉस हो रहा है। इसको क्या कहते हैं, इसको हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। ये होता क्या है, ये एनर्जी लॉस होता है। ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर आप एनर्जी लॉस नहीं चाहते। अब पहली बात कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपको ज़रूरत क्या है भाई ये सब करने की, आप मैग्नेटाइज कर रहे हैं, फिर डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, मैग्नेटाइज इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज। ट्रांसफॉर्मर आगे करंट को सप्लाई करता है। आपके घरों में करंट आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, मेरे घर में आ रही है और दूसरी जगहों पे। एक फैक्ट्री को हाई वोल्टेज करंट चाहिए, एक घर को लो वोल्टेज करंट चाहिए। तो ये ट्रांसफॉर्मर डिसाइड करता है कि इसको हाई वोल्टेज करंट देना है, इसको लो वोल्टेज। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर में आपको ये मैग्नेटाइजेशन, ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज वाला सेटअप रखना होता है, ताकि वोल्टेज कम ज़्यादा करके मतलूबा मिकदार करंट की आप आगे ट्रांसफ़र कर सकें। और ये सारा काम यहाँ हो रहा होता है इन दो कॉइल्स के अंदर, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स के अंदर। लेकिन जब ये काम होता है तो मैग्नेटाइज करने पे तो सही मामले में मैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन डीमैग्नेटाइज करने पर रिटर्न में उतना वापस एनर्जी नहीं आती, बल्कि कुछ अमाउंट एनर्जी का लॉस में चला जाता है, हिस्टेरेसिस लॉस कहलाता है। इसी चीज़ को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज पर्सपेक्टिव में, इसी चीज़ को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज पर्सपेक्टिव को हम एक ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफ की शक्ल में। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से, और इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस लूप। ये लूप आपको बताएगा कि किस तरह से मैग्नेटाइज करने पर तो मामला बराबर हो रहा है, मैग्नेटाइज करने पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है और मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ रही है मैग्नेटाइज करने पर, लेकिन डीमैग्नेटाइज करने पर फ़र्क पड़ रहा है। कैसे, इस हिस्टेरेसिस लूप की मदद से। ये मैं बना देता हूँ हिस्टेरेसिस लूप आपके सामने, और मैंने पहले ही बताई था कि मैं इस पर डिटेल में बात नहीं करूँगा, इस हिस्टेरेसिस लूप के ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, इसके नोट्स भी बनवाने हैं, ठीक है। ये इस तरह का है, सेम कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। ये इस तरह का होता है और सेम कॉन्सेप्ट होता है इसका। ये आपके पास क्या है, ये वाली वैल्यूज़, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैंने इसीलिए मिटाया नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये प्लस है, इसी की सीध में आप आएँ, ये ज़ीरो कहलाता है। ज़ीरो से आप यहाँ पर आएँ तो आपको ये नेगेटिव नज़र आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ज़ीरो से लेके यहाँ तक की अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की, ये कौन सी हैं, जब आप मैग्नेटाइज कर रहे हैं, जब आप मैग्नेटाइज कर रहे हैं, ठीक है, 6 से 8 की तरफ जा रहे हैं, ये वाली वैल्यूज़ वो हैं। और ये वाली वैल्यूज़ वो हैं जब आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की मदद से क्या कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, 8 से 6 की तरफ आ रहे हैं। ये वाली वैल्यू ज़ीरो से लेके, इसीलिए इसको माइनस बताया, इसको प्लस बताया। तो ये हॉरिजॉन्टल जो आपको नज़र आ रहा है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के कुछ और नाम भी हैं, तो परेशान मत होइएगा, घूम फिर के अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ही होती है, ठीक है भाई। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की बात हो गई। अब मैग्नेटाइजेशन, सेकंड कॉइल की जो हमने मैग्नेटाइजेशन देखी थी, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस वर्टिकल लाइन से, इस वर्टिकल लाइन से। लेकिन वही बात कि दोनों सिनेरियो में हमें देखना पड़ेगा। जैसे हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को दोनों सिनेरियो में देखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस एच की मदद से हमने देखा है ये मैग्नेटाइज हो रहा है, और ज़ीरो से लेके ये यहाँ पर माइनस एच की तरफ जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये डीमैग्नेटाइज की है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पर बी प्लस है, मतलब ज़ीरो से लेकर टॉप तक आपको जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो मैग्नेटाइजेशन पावर, मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मटेरियल की मिलेंगी। कौन सी, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, मैग्नेटाइज कर रहे हैं, मैग्नेटाइज कर रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक ज़ीरो के बाद यहाँ पर आएंगे तो ये
बी नेगेटिव आपको मिल रहा है, मतलब 0 से लेके यहाँ तक जो वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं वो कौन सी हैं, डीमैग्नेटाइजेशन। मतलब मैग्नेटाइजेशन के ऊपर जब आप मैग्नेटाइज कर रहे हैं, ठीक है, जब आप मैग्नेटाइज कर रहे हैं तो मैग्नेटाइजेशन वैल्यूज़ क्या हैं, और जब आप डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं तो मैग्नेटाइजेशन वैल्यूज़ क्या है। जब आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज कर रहे हैं तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज़ क्या हैं, जब आप डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है भाई, ठीक है। अब ये किसकी मदद से आप रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी मदद से, ये जो आपके सामने है, ये एक लीफ सा जो आपको नज़र आ रहा है, पत्ता सा, ये आपको बताएगा। कैसे बताएगा अभी बताता हूँ, पहले इसको ज़रा मैं बना लूँ। अब 4 पोर्शंस हैं इस लूप के, ज़रा उसको समझ लीजिए, फिर इसके नोट्स की तरफ चलेंगे, बस बात तमाम हो गई। 4 पोर्शंस हैं, देखिए एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है, ये वाला पोर्शन जो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जब मैग्नेटाइज कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल जब मैग्नेटाइज कर रहे हैं। तो ये प्लस एच और बी प्लस वाला जो पोर्शन है उसमें अगर आप देखें इसकी विड्थ को, देख रहे हैं आप, इसकी विड्थ आपको ज़्यादा नज़र आएगी। कितनी है इसकी विड्थ, ये देखें, यहाँ से इस पत्ते की, इस लूप की, इस हिस्टेरेसिस लूप की, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखें यहाँ से लेके ये यहाँ तक इसकी विड्थ देखें कितनी है ना, कितनी ज़्यादा है। अब यहाँ से देखें ये और ये और ये, अब ये दूसरा वाला पोर्शन आ गया, एक ये हो गया, मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, एक पोर्शन ये हो गया, ठीक है, एक पोर्शन ये हो गया। इस वाले पोर्शन के अंदर आप देखें कितनी बड़ी विड्थ है इसकी, एरिया देखें कितना बड़ा है इस हिस्टेरेसिस लूप का। लेकिन इस वाले पोर्शन में जिस जो हमें ये वाला पोर्शन जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डीमैग्नेटाइज को, इसके अंदर अगर आप देखें इस हिस्टेरेसिस लूप का पोर्शन देखें कितना सा आ रहा है, ये देखें, ये छोटा सा, यहाँ से यहाँ तक बस ये आ रहा है। एरिया में फ़र्क देखा आपने, हिस्टेरेसिस लूप के, हिस्टेरेसिस लूप के इस वाले पोर्शन के अंदर देखें एरिया कितना बड़ा है, और हिस्टेरेसिस लूप के इस वाले पोर्शन के अंदर एरिया देखें कितना छोटा आ रहा है। तो ये मैग्नेटाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डीमैग्नेटाइज को। इसी तरह ये तीसरा पोर्शन आ जाता है जिसमें देखें हिस्टेरेसिस लूप का देखें कितना बड़ा पोर्शन आ रहा है। लेकिन इसको आपको रिवर्स देखना पड़ेगा, कब, कि जब ये आप डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, देखें मैग्नेटाइज कर रहे हैं, मैग्नेटाइज करेंगे तब भी आप ऊपर की तरफ जाएंगे ना, मैग्नेटाइज करने पे यहीं से ऊपर जाएंगे ना, तो ये देखें ये ऊपर आप जा रहे हैं, मैग्नेटाइज करेंगे तो यहीं से निकलेंगे ना। ये डीमैग्नेटाइज वाला पोर्शन है पूरा का पूरा, ये डीमैग्नेटाइज वाला पोर्शन है पूरा का पूरा, यहाँ से निकलेंगे तो ये देखें बढ़ रहा है, ये यहाँ से बता रहा है कि डीमैग्नेटाइज पोर्शन से आप मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट करते हैं, तो मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट करने से ये देखें ये बढ़ रहा है, ठीक है। और इस वाले पोर्शन के अंदर अगर देखें तो ये वाला जो पोर्शन नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है, ये डीमैग्नेटाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इन अ नटशेल अगर मैं बात करूं कि इस लूप को देख के आपको पता क्या लगता है, इस हिस्टेरेसिस लूप को देख के पता क्या लगता है आपको, ये पता लगता है कि भाई मैग्नेटाइज जब हो रहा है, मैग्नेटाइज जब हो रहा है तो ये हिस्टेरेसिस लूप जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और डीमैग्नेटाइज हो रहा है तो ये हिस्टेरेसिस लूप जो है वो थोड़ा है। मैग्नेटाइज करने पर जितनी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उतनी ही मैग्नेटाइजेशन है, बराबर का मामला है, बराबर का मामला है। लेकिन डीमैग्नेटाइज करने पर बराबर का मामला नहीं है, बराबर का मामला नहीं है। डीमैग्नेटाइज करने पर इस हिस्टेरेसिस लूप की ये विड्थ आपको बता रही है कि आप डीमैग्नेटाइज करने पर जितना अमाउंट
अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का कम का आपने किया है, उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम नहीं हो रही, फ़र्क आ रहा है। कैसे पता लग रहा है, ये देखिए, और ये फ़र्क कहाँ जा रहा है, एनर्जी लॉस की सूरत में। ठीक है भाई, इससे ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन अभी नहीं करना चाहता, नहीं तो फिर इसकी वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी और बहुत तवील बात हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए सिर्फ एक ओवरव्यू ले लें। अब इसी के हवाले से आपको पॉइंट्स में लिखवा रहा हूँ। अब नोट्स ले लेते हैं इसके, अब इसके नोट्स ले लेते हैं। 4 हेडिंग्स आपकी बुक के अंदर, इसके अंदर दी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्ट हेडिंग जो आपकी बुक में दी हुई है वही मैं लिखूंगा ताकि आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। सिंथेसिस मतलब बनाना, सिंथेसिस ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस लूप की तैयारी। सिंथेसिस मतलब तैयारी किसकी, हिस्टेरेसिस लूप की, हिस्टेरेसिस लूप की तैयारी बिटवीन मैग्नेटाइजिंग करंट, बिटवीन मैग्नेटाइजिंग करंट। मैंने कहा था ना कुछ दूसरे नामों से भी इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन को यहाँ पर बोला जाएगा, तो आपने परेशान नहीं होना, मैं ब्रैकेट में उनके सिंबल्स लिख दूंगा, आप भूलिएगा मत कि ये हमारे पास H जो है ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी, प्राइमरी कॉइल की। और ये हमारे पास B जो है ये मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटाइजेशन। तो अपनी सहूलत के लिए ये जहाँ भी आपको ये H और B नज़र आए तो समझ जाइएगा कि ये H का ही दूसरा नाम है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का ही दूसरा नाम है, ये मैग्नेटाइजेशन का ही कोई दूसरा नाम है। जैसे कि यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ हिस्टेरेसिस लूप बिटवीन मैग्नेटाइजिंग करंट, ये मैग्नेटाइजिंग करंट बोल रहा है इसको, मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट कैपिटल H। समझ जाइए ये मैग्नेटाइजिंग करंट क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, असल में ये मैग्नेटाइजेशन है। तो आप सिंथेसिस बना रहे हैं हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस लूप को किन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, मैग्नेटाइजिंग करंट यानी कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि मैग्नेटाइजेशन के दरमियान। ठीक है भाई, पहला इसमें आता है हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस लूप। 4 हेडिंग्स आएंगी इसके अंदर। पहले हिस्टेरेसिस लूप की बात हो रही है, हिस्टेरेसिस लूप हेडिंग दे दीजिए। ठीक है भाई, क्या है ये, व्हाट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ की मदद से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिटवीन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, बिटवीन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जिसको H से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एंड मैग्नेटाइजेशन, एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। कौन सा मटेरियल है ये, सेकेंडरी कॉइल, इसको हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकेंडरी कॉइल हमारा मटेरियल। ठीक है भाई, फॉर्म्ड बाय कैसे बनता है ये हिस्टेरेसिस लूप, प्लॉटिंग द मटेरियल्स, प्लॉटिंग द मटेरियल्स मैग्नेटाइजेशन, प्लॉटिंग द मटेरियल्स मैग्नेटाइजेशन, मटेरियल की जो मैग्नेटाइजेशन है, प्लॉटिंग का मतलब यही है वो जो आप बना रहे हैं ना हिस्टेरेसिस लूप। ठीक है, इस हिस्टेरेसिस लूप को जो कि ग्राफ है, कर्व्ड ग्राफ है, इसको बनाने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं प्लॉट करना। ठीक है, तो ये प्लॉटिंग द मटेरियल्स मैग्नेटाइजेशन अगेंस्ट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अगेंस्ट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उससे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल H से।
ठीक है भाई। दूसरी हेडिंग अब इसके अंदर आ जाएगी, नंबर 2, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। वेरिएशन का मतलब चेंज। अब चेंज हम नोट करेंगे इसके अंदर, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ असल में क्या है? मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन में तब्दीली, मैग्नेटाइजेशन में वेरिएशन विद मैग्नेटाइजिंग करंट, विद मैग्नेटाइजिंग करंट, विद मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट किसको बोल रहा है ये? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। तो हम चेंज जो है वो नोट करेंगे, चेंज जो है वो नोट करेंगे, वेरिएशन नोट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विद मैग्नेटाइजिंग करंट, यानी कि वेरिएशन हम नोट करेंगे, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल विद द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। कि चेंज क्या आ रहा है? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन में चेंज लाने पर। ठीक है भाई। हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको क्या बता रहा है? पहली हेडिंग डालने इसमें, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। याद है ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस? ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको क्या बता रहा है? मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट कैपिटल H। ठीक है भाई। हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको बता रहा है मैग्नेटाइजिंग करंट यानी कि कैपिटल H, यानी कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैं अभी ग्राफ पे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस आपको क्या बता रहा है? इसकी हेडिंग आएगी वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस आपको बता रहा है रिजल्टिंग मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, रिजल्टिंग मैग्नेटाइजेशन, रिजल्टिंग मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। और ये रिजल्टिंग मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? बी से। ठीक है भाई। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको बता रहा है मैग्नेटाइजिंग करंट यानी कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और जो वर्टिकल एक्सिस है वो बता रहा है आपको रिजल्टिंग मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी ग्राफ पे मैं सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है भाई। मैग्नेटाइजिंग एंड डी मैग्नेटाइजिंग, तीसरी हेडिंग अब इसके अंदर आएगी। तीसरी हेडिंग अब इसके अंदर आएगी। 2 हेडिंग्स आ चुकी। बुक चेक कर लें, आपकी बुक के मुताबिक बिल्कुल हेडिंग्स हैं। तीसरी हेडिंग इसमें आएगी मैग्नेटाइजिंग एंड डी मैग्नेटाइजिंग। मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग। तो ये जो हमारे पास हिस्टेरेसिस लूप है, ये जो हमने ग्राफ बनाया है पूरा, कौन सा पोर्शन हमें क्या बता रहा है? मैग्नेटाइज क्या हो रहा है और डीमैग्नेटाइज क्या हो रहा है? तो नोट कर लीजिए यहाँ पर, मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट यानी कि क्या? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मैंने लिख दिया है, ठीक है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, जैसे ही अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजिंग करंट को आप बढ़ाएंगे, कॉमा मटेरियल फुली मैग्नेटाइज्ड, मटेरियल फुली मैग्नेटाइज्ड, मटेरियल जो है वो फुली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, यानी कि उसकी मैग्नेटाइजेशन जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। फिर हेडिंग आएगी शोन ऑन, शोन ऑन, ये हेडिंग आएगी छोटी सी, शोन ऑन राइट साइड ऑफ द लूप,
राइट साइड ऑफ द लूप। लूप की राइट हैंड साइड पर हम इस चीज़ को नोट करेंगे कि मैग्नेटाइजिंग करंट अगर बढ़ रहा है तो मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ रही है, फुली बढ़ रही है, दोनों चीज़ें फुल बढ़ रही हैं। किसके ऊपर? मैग्नेटाइज के कहाँ से पता लग रहा है हमें? राइट साइड ऑफ द लूप। ठीक है भाई। अब मैग्नेटाइजिंग करंट, तीसरा पॉइंट आएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट डिक्रीज हो रहा है। मैग्नेटाइजिंग करंट मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको डिक्रीज करके देखें तो क्या डिक्रीज करने पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करने पर क्या मैग्नेटाइजेशन भी उतनी ही डिक्रीज हो रही है? नहीं। ठीक है। डिक्रीजेस कॉमा मटेरियल नॉट फुली डीमैग्नेटाइज, मटेरियल नॉट फुली डीमैग्नेटाइज, पूरी तरीके से डीमैग्नेटाइज यानी कि कैपिटल बी नहीं हो रहा, पूरे तरीके से डीमैग्नेटाइज नहीं हो रहा। कैसे पता लगेगा? शोन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द लूप, शोन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द लूप। याद आया? लूप की लेफ्ट हैंड साइड पे छोटा सा पोर्शन सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नज़र आ रहा था लूप का। ठीक है। अच्छा, अब आखिरी हेडिंग इसकी देख लेते हैं। आखिरी हेडिंग इसके अंदर आ रही है अंडरस्टैंडिंग द लूप। कि इस लूप को अब हमें अंडरस्टैंड करना है, समझना है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी इस लूप को काफ़ी हद तक समझा चुका हूँ। अंडरस्टैंडिंग द लूप, लेकिन ये पॉइंट्स में हमें लिखना भी है। विड्थ ऑफ द लूप, जो लूप है ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा लूप, इसकी बात हो रही। ठीक है। ये जो 4 पोर्शंस में हमने डिवाइड किया है, तो बोल रहा है विड्थ ऑफ द लूप इंडिकेट्स एनर्जी लॉस। width of the loop indicates energy loss during magnetization oblique डीमैग्नेटाइजेशन। यानी कि दोनों सूरतों में देख रहे हैं ना आप। विड्थ मैंने बताया था ना, विड्थ नोट करें। मैग्नेटाइज करने के ऊपर आपने विड्थ देखी कितनी ज़्यादा थी, जो राइट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रही थी लूप की, और डीमैग्नेटाइज करने पर कितनी छोटी सी विड्थ बनी थी उस हिस्टैरिसीस लूप की। ठीक है। तो ये विड्थ ऑफ द लूप इंडिकेट्स एनर्जी लॉस ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन। शेप ऑफ लूप, अब लूप की इसकी शेप के ऊपर भी बात कर लेते हैं। मटेरियल्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ये आपको बताता है शेप ऑफ द लूप। ये जो शेप है इसकी, ऐसी शेप बनाई क्यों है, इसकी ऐसी शेप जो है वो क्यों नहीं बनाई गई? तो ये शेप जो है हिस्टैरिसीस लूप की, ये आपको क्या बता रही है? शेप ऑफ द लूप। मटेरियल्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ये बता रही है आपको मटेरियल्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ सच एज जैसा कि कोर्सिविटी, मटेरियल की कोर्सिविटी प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता चल रहा है। शेप ऑफ द लूप की शेप देख के कुछ मटेरियल्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आपको पता लग रही हैं। कौन कौन सी मटेरियल्स प्रॉपर्टी? जैसे कि कोर्सिविटी, इसके बारे में आपको पता चल रहा है, और रिमनेंस, इसके बारे में आपको पता लग रहा है।
अब आपसे कोई पूछता है भाई ये कोर्सिविटी क्या है, आप बोलें मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। आपसे कोई पूछता है ये रेमोनेंस क्या है, आप बोलें ये भी मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। फिर पूछता है कि भाई ये कौन सी प्रॉपर्टी है कोर्सिविटी, तो आप बताएं ये मटेरियल की अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसकी मदद से मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो अपनी मैग्नेटाइजेशन पावर को कम नहीं करने देना चाहता, वो रेसिस्ट करता है। किसी भी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मटेरियल की किसी भी वजह से मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर कम होना चाहेगी तो खुद ब खुद वो मैग्नेटिक मटेरियल रेसिस्ट करेगा कि भाई ये ना होने पाए, मेरी मैग्नेटाइजेशन पावर कम ना होने पाए। तो ये जो सलाहियत है, ये जो एबिलिटी है मैग्नेटिक मटेरियल के पास, इसको कोर्सिविटी कहते हैं। और इस सलाहियत को, इस एबिलिटी को अगर आप देखना चाहते हैं तो लूप की शेप जो है वो शेप आपको बताएगी कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है इसकी कोर्सिविटी इस वक्त क्या है, ये हाई कोर्सिविटी है या लो कोर्सिविटी है। ठीक है। इसके अलावा रेमोनेंस जो है इसका क्या मतलब है, अपने अंदर मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो अपने अंदर कितनी मैग्नेटाइजेशन पावर रख सकता है। आपको देखें पता है ना, मैग्नेट्स की भी टाइप्स होती हैं, कुछ अच्छे मैग्नेट्स होते हैं, कुछ थोड़े अच्छे नहीं होते। इसका मतलब जो अच्छे मैग्नेट हैं उनके अंदर अपनी मैग्नेटाइजेशन पावर को रखने की सलाहियत है, उसमें बहुत गुंजाइश है। आसान लफ्ज़ों में ये गुंजाइश है। रेमोनेंस मतलब गुंजाइश, मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन पावर रखने की गुंजाइश। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक मटेरियल की। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ कोर्सिविटी और रेमोनेंस अगर आप देखना चाहते हैं तो लूप जो है उसकी शेप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है भाई, ये टॉपिक भी हो गया हमारा हिस्टेरेसिस वाला। हिस्टेरेसिस का आखिरी टॉपिक इसके बाद होगा, जिसके अंदर जो है हम जो है हिस्टेरेसिस लूप 3 किस्म के डिस्कस करेंगे। हिस्टेरेसिस लूप हम देखेंगे टेम्पररी मैग्नेट्स के हिस्टेरेसिस लूप कैसा होता है, हम देखेंगे परमानेंट मैग्नेट्स के हिस्टेरेसिस लूप जो है वो कैसे होते हैं, हम ये देखेंगे कि हार्ड स्टील जो है उसका हिस्टेरेसिस लूप कैसा होता है, हम ये देखेंगे कि आयरन का जो रॉट आयरन है उसका हिस्टेरेसिस लूप कैसा होता है, हम ये देखेंगे कास्ट स्टील का हिस्टेरेसिस लूप जो है वो कैसा होता है, हम ये देखेंगे लो कार्बन स्टील का हिस्टेरेसिस लूप कैसा होता है, सिलिकॉन एलॉयज़ का हिस्टेरेसिस लूप जो है वो कैसा होता है। मतलब हम मटेरियल्स की एग्जांपल्स लेंगे 3 कैटेगरीज़ के अंदर, जिनको हम कहते हैं 2 कैटेगरीज़ के अंदर, कि टेम्पररी मैग्नेट्स जो हैं उनका हिस्टेरेसिस लूप कैसा बनेगा और परमानेंट मैग्नेट्स जो हैं उनका हिस्टेरेसिस लूप जो है वो कैसा बनेगा। ये हम देखेंगे अगली पार्ट के अंदर। उसके बाद ये चैप्टर आपका तमाम हो जाएगा। फिर हम डिस्कस करेंगे इसकी एग्जाम्पल्स को, फिर इसके MCQs की तरफ चलेंगे, फिर इसके CRQs ERQs की तरफ चलेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।